नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मन की बात में बोले नरेंद्र मोदी, दिल्ली में तिरंगे का अपमान देश देखकर बहुत दुखी हुआ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, मेडागास्कर और कोमोरोस द्वीप समूह पर भारत की है निगाहें। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह ने दिया ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी के 5 कद्दावर नेता भाजपा में हो गए शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मन की बात में बोले मोदी, दिल्ली में तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्षों पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली की हिंसा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, मेडागास्कर और कोमोरोस द्वीप समूह पर भारत की निगाहें। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क और विस्तारवादी सोच का प्रतिनिधित्व करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ये सोच उसकी सिर्फ भारत के साथ ही है, बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं जो चीन की इस आदत से वाकिफ है। भारत चीन के बीच एलएसी पर तनातनी के बीच चीन हिंद महासागर पर भी अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। भारत भी चीन को घेरने के लिए चौतरफा एक कूटनीतिक और रणनीतिक किला बना रहा है। चीन पश्चिमी हिंद महासागर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मेडागास्कर और कोमोरोस द्वीप समूह के साथ अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। दोनों देशों ने रक्षा मंत्रियों की हिंद महासागर क्षेत्र की बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जिसे भारत अगले सप्ताह आयोजित करेगा। मेडागास्कर प्रतिनिधिमंडल को यहाँ की रक्षा मंत्री रिचर्ड राकोटोनिरिना लीड करेंगी और कोमोरोस अपने विदेश मंत्री धोइहिर धुलकमल के तहत एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। यह पहली बार है कि उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल अफ्रीका के पूर्वी तट से द्वीप समूह से भारत का दौरा करेगा। भारत 4 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 के साथ हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन थीम्ड एनहेंस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की मेजबानी करेगा। जैसा कि भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है, यह एक कॉन्क्लेव की संस्थागत और सहकारी वातावरण में संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत से लेकर कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन और चिकित्सा की आपूर्ति बढ़ाई है। भारत ने 5 देशों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स की मदद की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शाह ने दिया ममता को झटका, टीएमसी के 5 कदावर नेता भाजपा में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच एक दूसरे के नेताओं को रिझाने की होड़ लगी है। हालांकि इस रेस में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका दिया है। कोलकाता से विशेष फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के 3 बागी विधायकों सहित 5 नेता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को हावड़ा में होने वाली स्मृति ईरानी की रैली में सभी 5 नेता भाजपा का मंच साझा करेंगे। ऐसे तो गृह मंत्री अमित शाह का 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करना था। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी सहित 5 नेताओं के भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम तय था, लेकिन दिल्ली में बम ब्लास्ट और किसानों के आंदोलन के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का ऐन वक्त पर दौरा स्थगित हो गया था। इसके बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं के पार्टी प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिहाजा राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं को कोलकाता से शाम 4 बजे की विशेष फ्लाइट से लेकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद
सभी नेता गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और भाजपा में शामिल हुए। इन नेताओं में ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक राजीव बनर्जी, प्रवीण घोषाल और वैशाली डालमिया प्रमुख हैं। वहीं हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और पार्थ सारथी भी भाजपा में शामिल हुए हैं। विजय वर्गीय ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वे लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। बाद में शाह ने ट्वीट किया, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रवीण घोषाल, रतिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष आज नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। मुझे विश्वास है कि उनके शामिल होने से सोनार बांग्ला के लिए भाजपा की लड़ाई और मजबूत होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी करेंगी हावड़ा में रैली। राजीव बनर्जी समेत टीएमसी के 3 नेता थामेंगे भाजपा का झंडा। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द हो जाने के बाद उनकी जगह रविवार को हावड़ा की रैली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के राजीव बनर्जी समेत 3 नेता भाजपा में शामिल होंगे। इन नेताओं ने शनिवार को दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह को 30 और 31 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाना था, जहां उनके पार्टी के कई कार्यक्रम थे। इनमें कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल भी होना था और एक बड़ी रैली हावड़ा में की जानी थी। चूंकि शुक्रवार शाम को दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास एक बम विस्फोट हुआ था, उसके बाद विभिन्न बैठकों और स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री को कई बैठकों में शामिल होना पड़ा है, जिसके चलते शाह को अपने बंगाल दौरे को रद्द करना पड़ा था। बंगाल नहीं जा पाए शाह तो बागी नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले आई बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा रद्द होने के बाद शनिवार दोपहर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली भेज दिया। शनिवार दोपहर 4:10 पर कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वालों में बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी भी शामिल थे। इसके अलावा हावड़ा के डोमजुर विधानसभा सीट से विधायक राजीव बनर्जी ने शुक्रवार को विधायकी और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। बागी नेताओं में हावड़ा के बल्ली से विधायक वैशाली डालमिया, जिन्हें हाल ही में टीएमसी ने पार्टी से बाहर कर दिया था, हुगली जिले के उत्तरापारा से विधायक प्रवीण घोषाल, हावड़ा शहर के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती, राणाघाट से पूर्व विधायक पार्थ सारथी चटर्जी और अभिनेता रुद्रनील घोष शामिल हैं। घोष हाल ही में टीएमसी के खिलाफ बोलना शुरू किया था। राजीव उन्होंने एक बांग्ला समाचार चैनल से कहा था, तृणमूल कांग्रेस से मेरे इस्तीफे के बाद मुझे भाजपा नेतृत्व से फोन आया। अमित शाह जी ने मुझे दिल्ली आने को कहा। अगर मुझे राज्य के विकास के संबंध में आश्वासन मिलता है तो मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने मुझसे 5 अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों को भी अपने साथ चलने की सूचना देने का आग्रह किया, जो बेहतर तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की फटकार से बैकफुट पर पाकिस्तान, डैनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई की समीक्षा करने को तैयार। जी हां दोस्तों, पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी को पाकिस्तान की तरफ से रिहा करने के आदेश पर अमेरिका से मिली फटकार के बाद इस्लामाबाद सरकार बैकफुट पर है। अब पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि वह सिंध प्रशासन की ओर से पर्ल के हत्यारे की रिहाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में पूर्ण विचार याचिका में पार्टी बनेगी। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी ब्रिटिश मूल के अल कायदा आतंकी अहमद उमर सईद और उसके 3 सहयोगियों को रिहा करने का आदेश दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन के पाकिस्तानी समक्ष शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बात करने के एक दिन बाद ही इस्लामाबाद सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है। ब्लिंकेन ने कुरैशी से अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की जवाबदेही तय किए जाने पर चर्चा की थी। बातचीत से पहले भी ब्लिंकेन ने यह कहा था कि पाकिस्तान पर्ल को न्याय दिलवाए, वरना अमेरिका उसके हत्यारों को सजा देने के लिए तैयार है। साल 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल का सिर कलम करके हत्या कर दी गई थी। पर्ल का 2002 में उस समय अपहरण किया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद पर्ल का सिर कलम करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अहमद उमर सईद शेख और उसके 3 सहयोगी फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को कोर्ट ने अपहरण और हत्या के केस में दोषी ठहराया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को मुख्य आरोपी शेख और उसके 3 सहयोगी फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को रिहा कर दिया था और सिंध हाईकोर्ट की ओर से इन दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस फैसले को पर्ल के परिवार ने विरोध किया था और कहा था कि न्याय का मजाक बना दिया गया है। सिंध सरकार ने शुक्रवार को इन आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है। पाकिस्तान सरकार के अटॉर्नी जनरल के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि सरकार शीर्ष अदालत में यह निवेदन करेगी कि उसे भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। बता दें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की संयुक्त राष्ट्र ने भी आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले में चिंता जताते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराधों की जवाबदेही तय करना महत्वपूर्ण है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लाल किला से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, अब तक 38 एफआईआर, 84 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा की जांच जारी है। इस बीच शनिवार को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम ने लाल किला पहुंचकर सैंपल्स को कलेक्ट किया। सूत्रों के मुताबिक टीम ने ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट आदि साक्ष्यों को कलेक्ट कर जांच की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 38 एफआईआर दर्ज की हैं और 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में किसान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और काफी जगह तोड़फोड़ हुई। लेकिन सबसे बड़ा विवाद लाल किले पर फहराए गए झंडे और वहां हुई तोड़फोड़ को लेकर हुआ है। लाल किला परिसर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने घुसकर वहां मौजूद सामानों को तोड़ा और प्राचीर के पास एक धार्मिक झंडा फहरा दिया। इस दौरान झड़प में करीब 50 पुलिस वाले घायल हो गए। इस घटना की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। कई टीमों को दोषियों की पहचान करने में लगाया गया है। फोर्स ने किले में हुई बर्बरता को राष्ट्र विरोधी कार्य करार दिया है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एक अपील जारी कर लोगों से कहा था कि वे दिल्ली हिंसा के वीडियो, फोटो आदि सबूत के तौर पर उनसे साझा कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने मोबाइल नंबर और एड्रेस भी शेयर किया था। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस हिंसा के पीछे खालिस्तान संगठन सिख फॉर जस्टिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इस संगठन को 2019 में यूएपीए के तहत बैन कर दिया गया था। एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई भी इस प्रदर्शन का फायदा उठाने की कोशिश में थी। दिल्ली पुलिस ने बीती 8 फरवरी को एसएफजे के खिलाफ आंदोलन में घुसपैठ करने की कोशिश के आरोप में एक मामला भी दर्ज किया था। फिलहाल हिंसा की जांच जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, किसान और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी। जी हां दोस्तों, संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहूंगा। भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं, वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है। सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर चर्चा होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में 18 पार्टियों ने हिस्सा लिया और किसानों और कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान छोटी पार्टियों को भी अधिक समय देने पर सहमति बनी है, लेकिन बड़ी पार्टियों को चर्चा में व्यवधान नहीं करने की अपील की गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हैं। इस मीटिंग में बजट सत्र सुचारू रूप से चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विपक्षी दल शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी हरकत का खुलासा, सिक्किम बॉर्डर के पास बना रहा सड़क और नई पोस्ट। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर तनाव जारी है। पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद बॉर्डर एरिया में चीनी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम के नाकुला के पास नई सड़क के निर्माण और नई पोस्ट का पता चला है। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई। हालांकि स्थानीय कमांडरों द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इस मसले को हल कर लिया गया। बता दें कि नाकुला के उत्तर में स्थित क्षेत्र डोकलाम में 2017 के विवाद के बाद पहली बार यहां चीनी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। लद्दाख स्टैंड ऑफ का विश्लेषण करने वाले सैटेलाइट तस्वीरों से पीएलए की मंशा को समझा जा सकता है। जून 2020 और सितंबर 2020 तक की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना में स्पष्ट रूप से नाकुला के पास चीनी क्षेत्र में निर्मित नई सड़कें दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों से चीनी कंस्ट्रक्शन का पता चलता है। सैटेलाइट तस्वीरों में किलेबंदी जैसी संरचना नजर आ रही है, जिसे सीमा के करीब के क्षेत्र में भी देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्पॉट अस्थायी शेल्टर हो सकते हैं। इन्हें सैन्य वाहनों को पार्क करने के लिए यूज किया जा सकता है। चीन नाकुला उत्तर पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी सैन्य चौकी बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस टेक्निक का यूज पहली बार यूएस बेस्ड जियो इंटेलिजेंस फर्म हाउकेई 360 द्वारा किया गया था, जिसने अगस्त 2020 में आरएफ सिग्नल्स को मैप किया था। हाउकेई 360 के एक विश्लेषक क्रिस बिर्गर्स ने इंडिया टुडे को बताया कि इस इलाके में शुरुआती तैनाती जुलाई 2020 में हुई होगी। हालांकि यह स्थान डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद से एक्टिव हो गया था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू, गाजीपुर और टिकरी में इंटरनेट सेवा 31 जनवरी रात तक बंद, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में किसान आंदोलन वाली जगहों यानी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तथा इनसे सटे इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को रविवार 31 जनवरी रात तक अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। पहले भी सरकार इन जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर चुकी है, लेकिन बाद में बहाल किया गया था। अब एक बार फिर से इन जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला किया गया है। सुरक्षा कारणों से इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। दरअसल 26 जनवरी के दिन किसान नेताओं के मार्च में दिल्ली में कई जगहों पर भारी हिंसक घटनाएं हुई थी और कुछ किसान संगठनों से जुड़े लोग लाल किले के अंदर पहुंच गए थे तथा उस जगह पर अपना झंडा फहरा दिया था, जहां पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का तिरंगा फहराते हैं। उस दिन हुई हिंसक घटनाओं की वजह से सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन के मद्देनजर किसी गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से राज्य के 14 और जिलों में 30 जनवरी की शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रखने के शुक्रवार को आदेश जारी किए। गृह विभाग द्वारा जारी किए एक आदेश में कहा कि वॉइस कॉल को छोड़कर शनिवार शाम 5 बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगी। सरकार ने मंगलवार को सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार इन 3 जिलों में भी शनिवार शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK मिलकर लड़ेंगे चुनाव, जेपी नड्डा ने की पुष्टि। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में इस साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं। क्या प्रदेश में बीजेपी AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ती, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदुरै की एक रैली में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अन्नाद्रमुक के साथ पार्टी का गठबंधन जारी रहने की पुष्टि की। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और यहां यह घोषणा करना चाहता हूं कि भाजपा ने फैसला किया है कि आने वाले समय में AIADMK और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ भाजपा चुनाव लड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जैश उल हिंद ने ली दिल्ली धमाके की जिम्मेदारी, पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं तार। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी एक अनाम से संगठन जैश उल हिंद ने ली है। उसने बकायदा एक संदेश के जरिए इस धमाके में अपना हाथ बताया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है यह किस तरह का संगठन है, इसके तार किससे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान पोषित आतंकी समूहों ने एक नया नाम रखकर इस घटना को अंजाम दिया ताकि पाकिस्तान का सीधे सीधे हाथ इस धमाके में नहीं आए। धमाके का ईरानी कनेक्शन। वहीं जांच एजेंसियों की जांच में दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके का ईरानी कनेक्शन सामने आ रहा है। मौके से जांच एजेंसियों को एक खत मिला है जिस पर लिखा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसी लेटर में ईरान के 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र है। पत्र में लिखा है कि वे सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। लेटर में परमाणु वैज्ञानिक आर्देशिर की हत्या का भी जिक्र है। ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक आर्देशिर की ड्रोन गन से हत्या की गई थी। ईरान इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है। 30 नवंबर 2020 को ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की ड्रोन अटैक में हत्या हुई थी। उसके लिए ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर से इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली में 8 साल बाद धमाका। दिल्ली में 8 साल बाद कोई बड़ा बम धमाका हुआ है। आखिरी धमाका 13 फरवरी 2012 को हुआ था। इजरायली राजनयिक को निशाना बनाया गया था। दूतावास के कर्मचारी समेत 4 लोग जख्मी हुए थे। इससे पहले 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। हाईकोर्ट के बाहर धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, 80 जख्मी हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छी खबर, अमेरिका यूके को पीछे छोड़ भारत बना 30 लाख लोगों को सबसे तेज टीका लगाने वाला देश। जी हां दोस्तों, देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ यह अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसे अब 13 दिन हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि मात्र इन 13 दिनों में भारत में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें इतनी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा करने में भारत को केवल 13 दिन लगे। पहले चरण में भारत में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। खास बात यह है कि मामले में भारत अमेरिका से भी आगे है। अमेरिका 18 दिनों में 30 लाख लोगों को वैक्सीन मुहैया करवा पाया था, वहीं भारत ने यह काम मात्र 13 दिन में कर लिया गया है। अमेरिका के अलावा इजरायल को ऐसा करने में 33 दिन लगे थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने 36 दिन में 30 लाख लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके से पहले की गई थी रेकी। घटना स्थल के पास बंद पड़े थे CCTV कैमरे। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार को हुए
आईईडी ब्लास्ट की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर परत दर परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि ब्लास्ट से पहले ठीक तरह से रेकी की गई थी और फिर घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि धमाका जिंदल हाउस के सामने हुआ था। यहाँ सीसीटीवी नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस जगह आसपास के भी कई सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आईडी भले लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इसे बनाने के लिए ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले जांच में घटनास्थल में सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के टुकड़े पाए गए थे। कहा जा रहा है कि विस्फोटक तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया गया है। बम धमाके को लेकर तेजी से जांच जारी है। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में बसे सभी ईरानियों का ब्यौरा जुटा रही है। इसके अलावा दिल्ली के सभी होटलों से संपर्क किया जा रहा है और वहां रुके ईरानियों की जानकारी ली जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट और बाकी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी घटना की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि जांच के सिलसिले में मोसाद के अधिकारी जल्द ही भारत आ सकते हैं। घटनास्थल से एक पत्र भी बरामद किया गया है जिसमें बदला लेने की बात लिखी गई है। पत्र में ईरान के जनरल सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह का भी जिक्र किया गया है। इस पत्र में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।